मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें परमाणविक निशस्त्रीकरण पर चर्चा करें। निशस्त्रीकरण के अनेक प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किए जा चुके हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व निशस्त्रीकरण के प्रयास और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और अंतर इस बात का है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो भी निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुए, उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रों के बीच शस्त्रीकरण की स्पर्धा को कम किया जाए, उनके अस्त्र शस्त्र को कम किया जाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो निशस्त्रीकरण के बारे में प्रयास हुए हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो अथवा महाशक्तियों के द्वारा हो, उसके मूल में यह बात देखी जा सकती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो भी निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुए या निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए, उसमें मुख्य केंद्र परमाणविक शक्ति ही था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चूंकि परमाणु बम का आविष्कार हो गया, इसलिए इसके बाद के समय में जो भी प्रयास किए गए हैं, इस परमाणविक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का परमाणु विस्फोट किया और उसका प्रयोग उसने जापान के 2 नगरों में 2 दिन किया। लाखों व्यक्ति कुछ पल में ही मारे गए और इसका परिणाम लंबे समय तक जापान की जनता ने भोगा। पूरा वातावरण विषाक्त हो गया, अनेक प्रकार की नई बीमारियां उत्पन्न होने लगी। ऐसा जनरेशन आया जो कई प्रकार से विकलांग था। इतना भयावह विस्फोट, परमाणु शक्ति का ऐसा परिणाम देखने को मिला जिसे दुनिया ने इसके पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। 1945 में जब अमेरिका ने इसका प्रयोग किया तो सोवियत संघ के मन में यह भावना आई कि अमेरिका ने इस चीज के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी, मुझसे छुपा करके उसने यह सब काम किया। अब सोवियत संघ ने भी इसे एक चुनौती माना और उसने 1949 में परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि अमेरिका का वर्चस्व अब समाप्त हो चुका है, सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम हो चुका है। इसके बाद 3 महाशक्तियां और थी। एक इंग्लैंड, जो 1952 में उसने परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि मैं भी परमाणु बम बना लिया हूं। 1960 में फ्रांस ने भी परमाणु विस्फोट कर लिया। 1964 में साम्यवादी चीन ने भी परमाणु विस्फोट करके दुनिया को बता दिया कि दुनिया के 5 देशों के पास परमाणविक शक्तियां हो गई हैं, अब दुनिया वाले समझ जाओ। ये 5 महाशक्तियां जिन्हें सुरक्षा परिषद में वीटो पावर भी दिया गया है, 5 के पास परमाणु शक्ति हो गई और 5 देशों ने मिलकर के एक क्लब बनाया। इसमें छठे देश को किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं करना है। अब इतने से ही बात नहीं रुकी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शस्त्रों की स्पर्धा बढ़ी। एक 19 तो दूसरा 20 तो तीसरा तो पहला, फिर 21। इसके बाद अमेरिका ने और उसके बाद सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम बना लिया, नाइट्रोजन बम बना लिया। अमेरिका ने न्यूट्रॉन बम की घोषणा कर दी। न्यूट्रॉन बम इतना खतरनाक है कि उससे मनुष्य जीवन की समाप्ति होगी। मनुष्य जीवन के जितने भी जीव हैं ये सब समाप्त होंगे, लेकिन भौतिक वस्तुएं यथावत बनी रहेंगी और धीरे धीरे करके यह प्रभावित करता है, पूरे वातावरण को विषाक्त कर देता है। नाइट्रोजन बम का इस्तेमाल, न्यूट्रॉन बम भी बना दिया अमेरिका ने।
सोवियत संघ से पूछा गया कि अमेरिका, रीगन के शासनकाल की बात है, पत्रकारों ने सोवियत संघ से पूछा कि अमेरिका न्यूट्रॉन बम बना रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सोवियत संघ ने कहा अमेरिका अभी बना रहा है। मतलब सोवियत संघ इसके पहले ही न्यूट्रॉन बम बना चुका था। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण दोनों देशों के द्वारा व्यापक तौर पर शुरू कर दिया गया। दोनों एक दूसरे के जान लेने पर उतारू, दोनों के पास परमाणु शक्तियां हैं, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते, दोनों के बीच शीत युद्ध है। इधर शीत युद्ध चल रहा है और उधर वैज्ञानिक अनेक प्रकार के बमों का निर्माण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि कभी भी युद्ध हो तो अब का युद्ध परमाणु युद्ध ही होगा। इसके बाद 1986 में सोवियत संघ में एक जबरदस्त घटना घटी। चेरनोबिल जो उसका परमाणु संयंत्र का क्षेत्र है, का स्थान है, चेरनोबिल में परमाणु विस्फोट हुआ जिससे हजारों लोग मारे गए। बहुत दिनों के बाद सोवियत संघ ने इसको प्रकाशित किया कि हां ऐसी घटना घटी है। अब परमाणु बम तो इन्होंने बना लिया, लेकिन क्या परमाणुविक या यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जाता है? तो क्या यूरेनियम से जो परमाणु बम बनता है, परमाणु बम के अलावा और भी कोई इसका उपयोग है? इसका उपयोग है ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब कि बिजली घरों का निर्माण किया जा सकता है, मतलब परमाणुविक बिजली की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो यदि परमाणुविक शक्ति का प्रयोग विध्वंस के लिए किया जा सकता है तो रचना और विकास के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कितना बढ़िया होता यदि मनुष्य इस परमाणुविक शक्ति का उपयोग मानव समाज के विकास के लिए करता। लेकिन यही एक विडंबना है कि मनुष्य आसमान में पक्षी की भांति उड़ सकता है, पानी में मछली की भांति तैर सकता है, जा सकता है, लेकिन उससे यह नहीं मालूम कि इस धरती पर कैसे जिया जाए। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेकिन विडंबना यह है कि वो अपने विवेक का प्रयोग दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे पर अधिकार करने में, दूसरे की शक्ति का दमन करने में लगाता है। क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सीधे सपाट मार्ग से जाना नहीं चाहता, वह अनेक प्रकार के तिकड़मे लगाता है और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। और यही चीज आज इन महाशक्तियों के बीच चल रही है। देखें निशस्त्रीकरण के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संपन्न हुआ था। कब? 1963 में। इसमें यह तय किया गया कि परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण जल, थल और वायु तथा अंतरिक्ष में नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें से भूमिगत परमाणु परीक्षण को अलग रखा गया। तो देखिए 5 प्रकार से परमाणु विस्फोट किए जा सकते हैं, परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं। जल, थल, वायु, अंतरिक्ष और भूमिगत। तो 4 चीजों पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। भूमिगत परमाणु परीक्षणों को इससे अलग कर दिया गया। केनेडी और ख्रुश्चेव के बीच ये समझौता हुआ था और इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए केनेडी ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना करते हुए देह में एक सिहरन सी हो जाती है। यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें परमाणुविक शक्ति का यदि इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या एक बार भी खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति जीवित रहेंगे
वे मृत व्यक्तियों के भाग्य से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह होगी कि आदमी न जी सकेगा न मर सकेगा, न खा सकेगा न बिना खाए रह सकेगा, न जा सकेगा न एक स्थान पर स्थिर हो सकेगा। इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। तो इस समझौते का, इस संधि का दुनिया के सभी देशों ने प्राय स्वागत किया और अनेक देशों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1968 में 1968 में परमाणु अप्रसार संधि संपन्न हुई। परमाणु अप्रसार संधि यूनाइटेड नेशंस ने पारित किया। इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि यह कहता है कि जिनके पास परमाणु शक्ति है वे परमाणुविक टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को नहीं देंगे, और जिनके पास नहीं है वे परमाणुविक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत की इसमें घोर आपत्ति थी। भारत ने कहा हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह पक्षपात करता है। ये पांचों शक्तियां चाहती हैं कि हमारा जो 5 लोगों का क्लब है, 5 राष्ट्रों का जो क्लब है, इसमें छठवां देश हम सम्मिलित नहीं करेंगे, और यदि कोई छठवां देश इस बारे में कोशिश करता है तो हम उसको हिकारत की दृष्टि से देखेंगे। पक्षपात करता है। तो इस प्रकार से यह संधि संपन्न हुई। दुनिया के कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया, और भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी कहा हम भी सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसके बाद साल्ट 1 आया। साल्ट SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी, रणनीतिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, टॉक, ट्रीटी नहीं टॉक। यह जुलाई 1974 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संपन्न हुआ, और यह तय किया गया कि 150 किलो टन से अधिक के परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे। 150 किलो टन, 1 टन का मतलब 1000 होता है। 1000 किलो का 1 टन होता है, और उस पर फिर किलो करेंगे तो फिर 1000, मतलब 1 लाख किलो से अधिक के परमाणु विस्फोटों पर इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाने के बारे में दोनों देशों के बीच सहमति हुई। और प्रक्षेपणास्त्र, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र पर भी यहां पर सीमा लगाने के बारे में दोनों देशों के बीच सहमति हुई। पहले जो युद्ध होते थे, जैसे अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया, वो था कि विमान में परमाणु बम को लोड किया गया, विमान उड़ा, जापान के नगर में पहुंचा ऊपर में, और ऊपर से उसने बम को छोड़ दिया। पहले इस प्रकार से आक्रमण हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे मिसाइल बन चुके हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बटन दबाइए और बटन दबाने से प्रक्षेपणास्त्र उस स्थान पर जाकर गिरेंगे जो आपका लक्ष्य होगा। और ये 150, 40, 150, 200, 1000 किलोमीटर नहीं, ये 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भी अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, और इसको बीच में रोका जाना संभव नहीं है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स माने जाते हैं। इसके बाद साल्ट 2, यह वार्ता हुई 1979 में। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ कि जब दोनों देशों की संसदें इस पर अपनी स्वीकृति दे देती हैं तो इस साल्ट 2 समझौता क्रियान्वित हो जाएगा। और इसी बीच दिसंबर 79 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सीनेट को संदेश भेजा कि अब उस संधि को स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। तो साल्ट 2 के अंतर्गत जो भी दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी वो सब बेकार हो गई। इसके बाद साल्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स, रणनीतिक शस्त्र कटौती संबंधी समझौता,
या वार्ता। तो स्टार्ट एक हुआ जुलाई 91 में, और इसमें बुश और गोर्बाचेव ने आपस में इनके बीच सहमति बनी और यह तय हुआ कि परमाणुक हथियारों की मात्रा में दोनों देश 30% कटौती करेंगे। इसके बाद स्टार्ट बुश वार्ता हुई जनवरी 1993 में, जिसमें जॉर्ज बुश और येल्त्सिन सोवियत संघ के विघटन के बाद तो अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति बुश और येल्त्सिन के बीच सहमति हुई कि दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 2/3 कटौती करेंगे, मतलब उसको नष्ट करेंगे और उसको 2/3 कटौती करेंगे या उसको नष्ट करेंगे और उस परमाणु ऊर्जा का प्रयोग दूसरे कार्यों में या असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। इसके बाद CTBT 1996 में पारित हुआ, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने पारित किया। 158 देशों ने इस संधि के पक्ष में अपना वोट दिया। 5 देश इसमें तटस्थ रहे, वोटिंग में भाग नहीं लिया, और 3 देशों ने इसके विरुद्ध मतदान किया, और ये 3 देश थे भारत, भूटान, लीबिया कर्नल गद्दाफी वाला लीबिया। तो इन 3 देशों ने इस संधि के विरोध में वोट दिया। इस संधि के अंतर्गत क्या व्यवस्था है कि सभी प्रकार के परमाणुक परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर, मतलब कि जल, थल, वायु, अंतरिक्ष और भूमिगत, इन परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था की गई, मतलब यदि दुनिया को पता चले कि किसी देश के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है या परमाणु संयंत्र में ऐसे कुछ काम किए जा रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय आयोग उस देश का आकस्मिक निरीक्षण करेगा, अचानक निरीक्षण करेगा और सभी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद अपने रिपोर्ट देगा और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। यह तय किया गया कि उस समय, मतलब 96 में यह तय किया गया कि दुनिया के 44 देश ऐसे हैं जो परमाणु बम बनाने की क्षमता रखते हैं या उसके आसपास हैं। 44 देशों को चिन्हित किया गया और यह तय किया गया कि जब 44 देश इसमें अपनी सहमति देंगे तब यह संधि लागू होगी। 44 में से 36 देशों ने अपनी सहमति दी, लेकिन अभी भी 8 देश उस पर सहमति नहीं दिए हैं। तो CTBT लागू कैसे होगा? ये तो CTBT गुम होने वाली बात हो जाती है। भारत का इसमें मुख्य तर्क यह था, CTBT पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। भारत का यह कहना था कि यह संधि पक्षपातपूर्ण है, यह महाशक्तियों के एकाधिकार को बनाए रखने वाली है। इसलिए भारत का यह कहना था सभी प्रकार के परीक्षण बंद कर दिए जाएं और इसमें रासायनिक और भौतिक परीक्षण भी सम्मिलित हो। ये भी परीक्षण बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इन परीक्षणों का संबंध होता है अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से। तो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और आयुध भंडार भी नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जितने भी परमाणुक अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हम पूर्ण निशस्त्रीकरण चाहते हैं, लेकिन अमेरिका आदि महाशक्तियां भारत पर लगातार दबाव डालने लगी कि भारत इस पर सिग्नेचर करे, क्योंकि दुनिया के 158 देशों ने अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन ये 158 में ऐसे देश अधिक हैं जो परमाणु बम बनाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। अब जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम, ये छोटे छोटे देश हैं, क्यूबा है, ऐसे छोटे छोटे देश क्या कभी परमाणु बम बनाने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसे देशों की इसमें बाहुल्य है। तो वस्तुतः
ये पांचों महाशक्तियां अपने में छठे देश को स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है। ये चाहते हैं कि हम पांचों देशों का, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, इन पांचों देशों का परमाणुविक शक्ति के मामले में एकाधिकार बना रहे हैं। इसके बाद भारत ने 1998 में परमाणु विस्फोट किया। इसके पहले 1974 में भारत परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका था और दुनिया के सब देशों ने एक स्वर से भारत की कटु आलोचना की थी। भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए थे। न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों ने यह कमेंट किया कि परमाणु शक्ति से संपन्न छठा देश भिक्षा पात्र लेकर के दुनिया में घूमेगा, क्योंकि परमाणु परीक्षण इतना महंगा होता है कि छोटे मोटे देश इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारत ने परमाणु विस्फोट करके परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली, लेकिन उसने कहा हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, अपितु परमाणु शक्ति का उपयोग हम देश के विकास कार्यों में करेंगे। लेकिन जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया 1974 में, तो पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाकर भी परमाणु बम बनाएंगे, और उसने अपने वैज्ञानिकों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान के वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर के चोरी छिपे सभी चीजों की टेक्नोलॉजी लेकर आए। चीन का सहयोग मिला और इस प्रकार से पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना लिया और भारत के ऊपर से धमकी देने लगा कि हमारे पास परमाणु बम है और कभी भी हम पर हमारी आवश्यकता पड़ी तो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से हम नहीं चूकेंगे। अब 1974 से लेकर के 1998 तक भारत परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका था, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु विस्फोट भारत ने पुनः किया, और जब भारत को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है और कभी भी भारत पर हमला करके इसका उपयोग कर सकता है, तब भारत ने यह तय किया कि भारत भी परमाणु बम बनाएगा। दुनिया की महाशक्तियों ने, विकसित देशों ने एक स्वर से भारत की आलोचना की, भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, तमाम देशों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। भारत ने कहा पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है, शक्ति का संतुलन पाकिस्तान के पक्ष में झुक चुका है, कि क्या ऐसी स्थिति में क्या भारत परमाणु बम न बनाए। आपने ये सीटीबीटी किया, इसके पहले अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये इसके पहले आपने परमाणु अप्रसार संधि बनाया। आप हमें एक चीज बताइए, यदि कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र हम पर आक्रमण करता है तो क्या आप हमें उस परमाणु विस्फोट से बचाएंगे? परमाणु बम से आप हमें बचाने की गारंटी देते हैं? दुनिया का कोई भी देश परमाणु बम के प्रभाव से बचाने की आपको गारंटी नहीं दे सकता। और जब चीन के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो आप हमें परमाणु बम बनाने से कैसे रोक सकते हैं? आप उस पर एकाधिकार बनाए रखेंगे और हम तरसते रहेंगे। हमको हमारा पड़ोसी हमेशा बार बार धमकाता रहेगा। मुशर्रफ ने तो कह दिया था कि हमने परमाणु बम का निर्माण सब ए बारात के लिए नहीं किया है, मतलब बारात में बम फोड़ने के लिए नहीं किया है, तो भारत पर हमला करने के लिए उसने किया है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो इस प्रकार से 1998 में भारत ने किया और उसके देखा देखी पाकिस्तान ने भी चीन के सहयोग से परमाणु विस्फोट कर लिया, और 2006 में उत्तर कोरिया ने भी परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि मेरे पास कोई परमाणु बम है। तो आज खुले रूप में इन 5 शक्तियों के अलावा भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल के पास भी है
और इजराइल के पास होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका का वरदान उसको प्राप्त है। तो ये परमाणु निशस्त्रीकरण की बात हुई। एक बात और कि परमाणुविक निशस्त्रीकरण के लिए जो भी प्रयास किए गए उसमें दो राष्ट्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ, उसके बाद रूस। इंग्लैंड, फ्रांस अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए परमाणु विस्फोट में ज्यादा काम नहीं करते। उनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो इस प्रकार के होड़ में सम्मिलित नहीं है। और चीन तो चीन है, चीन के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम हैं और उसका इस्तेमाल कभी वह कर सकता है। ठीक, अब देखें विश्व राजनीति पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर परमाणुविक शक्ति का क्या प्रभाव पड़ा है, इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस प्रकार से प्रभावित हुई है। पहली बात, विध्वंस का पर्याय। पहले जो युद्ध होते थे, पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी। राजा राजा से युद्ध करता था, मंत्री मंत्री से युद्ध करता था, सेनापति सेनापति से युद्ध करता था। यदि दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, यदि एक राजा परास्त हो गया तो पूरी सेना परास्त मानी जाती थी। इसके बाद बंदूक का चलन हुआ, तो उसमें छुप छुप के आमने सामने भी लड़ाई होती थी, लेकिन छुप छुप के बंदूकों का गोली चलाना होता था। उसके बाद टैंकों का आविष्कार हुआ, फिर विमानों का आविष्कार हुआ, विमान के द्वारा बम बरसाए जाने लगे और आज की लड़ाई घर बैठी होगी। इतनी खतरनाक स्थिति। पहले जो लड़ाइयां होती थी उसमें आम जनता, कस्बे, दूर ग्राम, देहात आदि बिल्कुल ही अप्रभावित होते थे, लेकिन आज आम जनता ज्यादा प्रभावित होती है। यदि युद्ध हुआ तो कहां पर बम गिरेगा कोई आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के संदर्भ में लड़ाई हुई थी, तो 1971 में हमने अनुभव किया था। उसमें यह आशंका थी कि पाकिस्तान कभी भी अपना बम विमान के द्वारा बम वर्षा कर सकता है, और भिलाई बीएसपी कारखाना है, तो बीएसपी में चूंकि बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, इसलिए आसपास के पूरे इलाके में ब्लैक आउट लगाया गया था। ब्लैक आउट का मतलब आप अपने घर के अंदर लाइट जलाइए, घर के बाहर स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के बाहर बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लाइट देखेगा कोई भी पायलट तो समझेगा कि यह शहर है और वहां पर बम गिरा सकता है। तो इस चीज को हमने अनुभव किया है। तो आम जनता आजकल ज्यादा प्रभावित हो रही है। पहले की लड़ाई केंद्र में होती थी, दूर देहात के लोग यथावत रहते थे, किसान, व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, इन पर युद्ध सर्वथा प्रभावित होता था। दूसरा है दूसरे की कृपा पर जीवन। आज ये जो महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति है, ये सब एक दूसरे की कृपा पर जीवित हैं। अमेरिका के लोग इसलिए जीवित हैं क्योंकि रूस या चीन इन पर परमाणु बम नहीं गिरा रहा है, और रूस के लोग इसलिए जीवित हैं क्योंकि अमेरिका परमाणु बम नहीं गिरा रहा है। सोच सकते हैं कि पाकिस्तान चूंकि भारत पर परमाणु बम नहीं गिरा रहा है, इसलिए भारतवासी सुरक्षित हैं। यही स्थिति पाकिस्तान के लिए भी कही जा सकती है। तो आजकल दूसरे देशों की कृपा पर हम जीवित हैं। यदि दूसरे देश की कृपा हट जाए, मतलब परमाणु बम यदि वो हम पर गिरा देवे, तो हमारा पूरा क्षेत्र, राष्ट्र सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद विध्वंस और आतंक का संतुलन है। ये आतंक का संतुलन हमेशा एक डर का माहौल है, एक दहशत का माहौल है कि क्या पता कब परमाणु बटन वाला सूटकेस यदि किसी सिरफिरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया, आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गया, तो क्या होगा। और पाकिस्तान में इस बात की ज्यादा संभावना है कि वहां की सरकार अस्थिर हो चुकी है, सरकार में स्थायित्व नहीं है। यदि वह आतंकवादी सूटकेस, यदि वह परमाणु बटन वाला सूटकेस आतंकवादियों के हाथ में लगा,
या परमाणु मिसाइल आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो फिर बचना मुश्किल है। इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? महाशक्तियों में स्पर्धा लगातार बढ़ते गई। लगातार बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि जो राशि का उपयोग विकास कार्य में होना था वह सब अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर होने लगा। इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। फिर मानव अस्तित्व की समस्या। यदि आज युद्ध हो तो दुनिया में इतने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, परमाणुविक अस्त्र शस्त्र, कि इससे पूरी दुनिया को 10-11 बार नष्ट किया जा सकता है। 11 बार। ये आज से लगभग 30-40 वर्ष के पहले की बात थी कि 30-40 वर्ष पहले हम कहा करते थे कि दुनिया में इतने परमाणुविक अस्त्र शस्त्र हैं जिससे पूरी दुनिया को 11 बार नष्ट किया जा सकता है। आज तो मेरा ख्याल है ये 11 बार की जो आंकड़ा है ये लगभग 50 बार 50 हो चुका होगा। इतने बम हैं इन राष्ट्रों के पास। पूरी सृष्टि, पूरी सभ्यता खत्म। फिर भी देखिए वैज्ञानिक कितने आशान्वित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कोई चिंता नहीं, यदि परमाणु युद्ध हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी तो भी कोई चिंता नहीं। क्यों भाई, क्या बात है आखिर? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रशांत महासागर जैसे गहराई, बहुत गहरे समुद्र के बिल्कुल तलहटी में, समझिए कि लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर अंदर, समुद्र के अंदर, उस तलहटी में रहने वाले अमीबा नामक प्राणियों में, अमीबा एक सेल वाला प्राणी होता है, तो उस अमीबा पर परमाणुविक विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और विकासवाद यह कहता है कि उस एक सेल से धीरे धीरे करके अनेक सेल्स वाले प्राणियों का क्रमिक रूप से विकास हुआ। भले इसमें लाखों वर्ष लग गए, मतलब यह हुआ कि उस सेल्स से धीरे धीरे करके वृद्धि होते होते करोड़ों सेल्स वाले मनुष्य का निर्माण होगा और आज से लाखों साल के बाद फिर से मनुष्य इस संसार में जीवित हो जाएगा, फिर से मानव सभ्यता का विकास हो जाएगा। तो ये एक पाप आशा है, पापपूर्ण अपेक्षा है। तो इस प्रकार से खतरनाक स्थिति में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के परमाणु बम हैं। राष्ट्र को जिम्मेदार होना चाहिए, सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की स्थिति बहुत ही विषम है। उत्तर कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था है, पाकिस्तान में जो भी व्यवस्था है आप उसको न तो प्रजातांत्रिक कह सकते हैं न तानाशाही कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। इन दोनों देशों में परमाणु बम हैं और ये कभी भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ये है परमाणु निशस्त्रीकरण। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण होना आवश्यक है। परंपरागत हथियार रखिए, लेकिन विध्वंसकारी हथियार तो खैर विध्वंस करते ही हैं, लेकिन ऐसे हथियारों का नहीं होना ज्यादा आवश्यक है जो पूरी तरह से विध्वंस मचाते हैं, जो पूरा समाप्त कर देते हैं। तो निशस्त्रीकरण आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है मनुष्य का विचार, मनुष्य का विवेक। हम भले ही ज्ञान की दृष्टि से ऊंचाई तक पहुंच गए हों, लेकिन हमारी सोच अभी भी आदिम अवस्था के व्यक्तियों की है, जहां पर व्यक्ति दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए खून खराबा किया करता था। मूल चीज है व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की सोच। हमें उच्च सोच से ऊपर आना पड़ेगा, तभी दुनिया की भलाई है। और यदि परमाणुविक युद्ध हो गया तो फिर मनुष्य के लिए धिक्कार की बात होगी कि उसने अपने ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं किया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।